हेलो दोस्तों, मैं हूं जलाल मुल्ला और ओरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम द टीनेजर्स प्रेयर इस कविता के इंग्लिश वर्कशॉप को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। सही ऑल्टरनेटिव को आपको चुनना है और इन सेंटेंसेस को पूरा करना है। पहला है, अकॉर्डिंग टू पोएट डैश ऑफ ब्रॉड बाय ईच न्यू डे। तो कवि के हिसाब से हर नए दिन कुछ लाया जाता है। और क्या लाया जाता है? तो न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग्स इसका जवाब है। क्या लाया जाता है? नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स। सेकंड है, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू डैश। तो हमें तय करना पड़ता है कौन सा रास्ता चुनेंगे और वो रास्ता हमें कहां पर लेके जाएगा? तो ग्रेट सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो जिस किसी को भी कामयाबी की तरफ जाना है तो वो रास्ता लेने के लिए उन्हीं को डिसाइड करना पड़ेगा, यानी चुनना पड़ेगा। थर्ड है, द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। देखिए कवि क्या कहता है, भगवान से वो प्रार्थना करता है कि उसे डटे रहने के लिए मदद करो। लेकिन किस चीज के लिए डटे रहेगा वो? जो कुछ भी सही है, व्हाट इज राइट। माइट का मतलब क्या होता है? ताकत। तो वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं डटेगा। नेक्स्ट है, द पोएट वांट्स टू सी दैट हिज टीनेज इयर्स हैव बीन द डैश इयर्स ऑफ हिज लाइफ। कवि देखना चाहता है कि उसके जो किशोर अवस्था के जो साल हैं वो उसकी जिंदगी के सबसे बेस्ट साल हुआ करते थे, ऐसा वो कवि देखना चाहता है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा बेस्ट, वर्स्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। कोई भी नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी के साल जो है सबसे बुरे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे लफ्ज, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण, जिनका तलफ्फुज एक जैसा आता हो, सिमिलर, एक जैसे वो थोड़े से दिखते हो। तो उनके नीचे ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइम स्कीम चुननी है। तो यहाँ पे सबसे सही राइम स्कीम इस कविता की है ABCB, 3 नंबर वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैच द लाइन्स इन कॉलम ए विद द फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। फिगर्स ऑफ स्पीच तो आपने पढ़े ही होंगे। ये राइट साइड में कॉलम बी में जो दिख रहे हैं, अपोस्ट्रोफी, इन्वर्जन, मेटाफर, एलिट्रेशन, और लेफ्ट साइड में जो है ये लाइन्स हैं। तो इनको हमें मैच करना है। अभी मैच कैसे करेंगे? वैसे तो डायरेक्टली आंसर्स आपको दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखिए जिससे ये आपको समझ में आए कि आप क्या आंसर्स लिख रहे हो। सबसे पहले है डिसीजंस आई मस्ट मेक। तो डिसीजंस आई मस्ट मेक, इनमें क्या है? इसमें शब्दों की रचना जो है वो सीधी नहीं है, उलट पुलट कर इसकी शब्द रचना को प्रस्तुत किया गया है। तो जब ये शब्द की रचना जो है, जिसको वर्ड ऑर्डर कहते हैं सेंटेंस के, ये उल्टा पुल्टा किया जाता है, तब उसको कहते हैं इन्वर्जन। तो पहले का आंसर है इन्वर्जन। सेकंड, प्लीज ओपन अप माय आईज डियर लॉर्ड। तो ये चीज हो रही है एपोस्ट्रोफी, जो आपने शायद वार्मिंग अप में देखा होगा, नहीं भी देखा रहेगा तो उसका भी वीडियो है, उसकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? डियर लॉर्ड। ये कवि जो है डियर लॉर्ड से, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखें खोल दो। तो भगवान उनके सामने तो है नहीं, तो वो कैसे देख रहे हैं? तो अपनी मन की आंखों से देख रहे हैं, वो इमेजिनेशन में है, कल्पना कर रहे हैं। तो जो चीजें हम मन की आंखों से देखते हैं, कल्पना करते हैं, उनको सिर्फ महसूस करते हैं, फील करते हैं और उनसे डायरेक्टली बात करते हैं, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ भगवान से डायरेक्टली बात हो रही है। तीसरा है ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड। अभी देखिए इसमें डाउन, डार्कन और रोड, इसमें डी, इस अल्फाबेट की, इस अक्षर की आवाज जो है, उच्चारण जो है, ये फिर से आ रहा है, दोहराया जा रहा है। तो ऐसे जब डी, जिसको हम व्यंजन कहते हैं, स्वर नहीं चाहिए इस सेंटेंस में, सिर्फ व्यंजनों की बात होती है। तो ऐसे जब व्यंजन, इनकी आवाजें दोहराई जाती हैं एक ही वाक्य में, एक ही सेंटेंस में, तब उसको कहते हैं एलिट्रेशन। तो 3 नंबर का जो सेंटेंस है उसका जवाब एलिट्रेशन है। और सबसे आखिर में, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। मैं रोड ऑफ लाइफ ले सकता हूं। अभी जिंदगी क्या है? एक तरह से रास्ता है, एक सफर है, और रोड क्या है? ये भी एक रास्ता है, एक तरह का सफर है। तो रोड का और लाइफ का यहाँ पे क्या किया गया है? कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना की गई है। जब दोनों चीजों की तुलना की जाती है, वो भी इनडायरेक्टली की है, सीधा सीधा नहीं की है, इनडायरेक्टली की है, घुमा फिरा कर की है, तब उसको कहते हैं मेटाफर। तो इसका जवाब 4th का है मेटाफर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू। आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, तो वैसे तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, फिर भी उन्होंने कहा है कि फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस ईच एलिमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू एंड प्रिपेयर नोट्स ऑन ईच एलिमेंट। सबसे पहला क्या है? फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, यानी इंटरव्यू का एक फॉर्मेट, किस तरह से, ढांचा किस तरह से होना चाहिए। दूसरा है साइज और लेंथ, हाउ मच, कितना लंबा इंटरव्यू चलना चाहिए। तीसरा है डूज एंड डोंट्स, मतलब आप क्या करेंगे इंटरव्यू के दौरान और क्या नहीं करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह के होने चाहिए। और लास्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चंस,
किस तरह के क्वेश्चंस आप पूछोगे, यस नो वाले पूछोगे या WH टाइप पूछोगे। यस नो वाले क्वेश्चंस क्या रहते हैं, जो सवाल की शुरुआत सिर्फ वर्ब से होती है। वर्ब यानी क्या, एक्शन वर्ड, क्रियापद जिसको कहते हैं, लेकिन ये मुख्य क्रियापद नहीं होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यानी सहायकारी क्रियापद। तो इनके आंसर्स हमेशा यस या नो रहेंगे। और WH क्वेश्चंस क्या रहते हैं, जो सवाल सिर्फ WH वाले वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह के जो सवाल हैं, इनके जवाबों में सिर्फ क्या आपको मिलती है, कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, तो ये आप इधर देख के लिख सकते हैं। वैसे तो ये लिखने वाली चीज है नहीं, ग्रुप एक्टिविटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर, यू मे यूज द फॉलोइंग गाइडलाइन। तो किसी भी किशोर को, जो आपको मालूम रहेगा, आपकी जानकारी में रहेगा, जो सक्सेसफुल है, कामयाब हो चुके हैं उसी उम्र में, 13 से 19 साल के बीच की उम्र वाले जो किशोर हैं, जो कामयाबी तक पहुंच चुके हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए कुछ 10 क्वेश्चंस आप डिसाइड कर लीजिए या बना लीजिए। नीचे के गाइडलाइंस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब ये नीचे कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, देखिए। पहला है नेम ऑफ द इंटरव्यूई। इंटरव्यूई यानी कौन होता है, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसको इंटरव्यूई कहते हैं। नेम ऑफ द इंटरव्यूअर, ये कौन होता है, तो जो इंटरव्यू ले रहा है, मतलब यहाँ पे कौन रहेगा, वो आप रहेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक किस तरह का रहेगा, अलग अलग हो सकते हैं, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे पर्सनल रहेगा, रिसेंट यानी हाल ही का होगा, अभी अभी का। स्पोर्ट्स है, क्रीडा जिसको कहते हैं। बिजनेस होगा, वो टीनेजर किस चीज में, म्यूजिक में या आर्ट में, किस चीज में वो सक्सेसफुल हुआ है, उस हिसाब से आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। नेक्स्ट है वेन्यू। वेन्यू का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हो, जैसे कि स्टूडियो है, टीवी चैनल है, ऑडिटोरियम हॉल है, या और कुछ भी हो सकता है। नीचे डेट, टाइम, ड्यूरेशन, तारीख है, आपका वक्त है, ड्यूरेशन यानी कालावधि, कब से लेके कब तक, कितनी देर तक इंटरव्यू चलेगा। वैसे टोटल 10 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। अब ये क्वेश्चंस में क्या है, देखो, मिक्सअप, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस को अच्छे से मिक्सअप कर लेना। लेकिन इस मिक्सअप में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन शुरुआत में लेंगे और कौन सा बीच में और कौन सा आखिर में, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। आखिर वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पहले पूछेंगे तो इंटरव्यू अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पॉइंट्स आप जब निकालेंगे तो उनको एक सीक्वेंस देना है। प्लेस अ प्रॉपर बैकग्राउंड बिफोर एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन की शुरुआत में एक प्रॉपर बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड का मतलब क्या हो सकता है, यानी उस टॉपिक के पास आपको लेके जाना है उसको, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं। कॉन्वर्जेशन शुड साउंड लाइक अ रियल इंटरव्यू। अभी जब आप बात करेंगे उनके साथ, तो आपका कॉन्वर्जेशन, आपकी जो बातचीत है, ये सच में किसी इंटरव्यू की तरह फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं और उनसे कुछ जवाब पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से वो फील होना चाहिए कि इंटरव्यू चल रहा है। उसके आगे अवॉइड वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बहुत ही वैयक्तिक जिसको बोलते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने जिसके कि जवाब देने के लिए वो सामने वाला परेशान हो जाए या कोई गुस्सा हो जाए। और सबसे आखिर में अवॉइड वेरी कैजुअल एंड चीप एंड वल्गर लैंग्वेज। चीप, वल्गर यानी खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जिससे कि सामने वाले की किसी तरह से इंसल्ट हो जाए, वो गुस्सा भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं और इंटरव्यू बंद हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी ना करें। तो आपको ये 10 क्वेश्चंस की लिस्ट आगे ही मिल रही है, इसको देख के आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द पोएम, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको अभी पोएम अच्छे से, यानी कविता अच्छे से पढ़नी है और एप्रिसिएशन लिखना है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रशंसा, तारीफ उस कविता की लिखनी है। अभी वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन आजकल के स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चन पेपर में जो स्ट्रक्चर आता है एप्रिसिएशन का, उसमें इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स कैंसिल किए गए हैं। तो मेरे ख्याल से करीब करीब 4 से 5 पॉइंट्स ही इसमें चलेंगे। तो आपको इधर डायरेक्टली मिल जाएगा टाइटल, पोएट, आपको टाइटल लिखना है, टाइटल का नाम लिखना है, या फिर पोएट का नाम लिखना है जो कि कवि है। फिर आती है राइम स्कीम, जो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, राइम स्कीम ABCD था। फिर यहाँ पे फेवरेट लाइन जो है, ये वाला सवाल अभी के स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो फेवरेट लाइन का इस्तेमाल ना करें। थीम और सेंट्रल आइडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इधर सामने सामने मिल रही है, देखिए। और आखिर में आएगा फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच अभी हमने मैच द फॉलोइंग में हमने पढ़ा था, 4 फिगर्स ऑफ स्पीच थे, इसमें से कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच आपको लेना है और उसको बस एक्सप्लेन कर देना है, ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आखिर में है स्पेशल फीचर्स और व्हाई आई लाइक एंड डिसलाइक द पोएम। ये पॉइंट्स जो है एक्चुअली पहले हुआ करते थे, लेकिन आजकल इनका इस्तेमाल इस स्ट्रक्चर में नहीं होता है। तो आपको 4 से 5 पॉइंट्स खाली अच्छे से कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। कंपोज अ शॉर्ट प्रेयर इन इंग्लिश आस्किंग गॉड टू गाइड यू इन योर टीनेज ईयर्स। यानी एक छोटी सी पोएम तैयार कीजिए इंग्लिश में, भगवान को पूछते हुए कि आपको आपके टीनेज ईयर्स जो है, आप जो किशोर वय में अभी हैं, किशोर अवस्था में जो है, तो इसमें आपको अच्छे से मार्गदर्शन करने के लिए एक छोटी सी पोएम तैयार कीजिए। तो आपको ये छोटी सी प्रेयर यहाँ पे देखने मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 9th, लुक अराउंड इन योर विसिनिटी, योर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स
classmates etc. and write about any 4 teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary. आपके विसिनिटी में देखिए, विसिनिटी यानी क्या, आसपास का इलाका जो है, आप जहाँ पे रहते हैं, आपके आसपास जो माहौल है उसमें देखिए आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे या फिर आपके क्लास के विद्यार्थी होंगे। तो इनमें से चेक कीजिए कोई भी 4 टीनेजर्स को जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ तो खास कर रखा है, जिसको देख के आप क्या हो सकते हैं, आपको प्रेरणा मिल सकती है। तो ये भी आपको पूरी तरह से इस टेबल में मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से खाली देख के लिख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। कि बहुत सारे दोस्त आपके सिर्फ आंसर्स को देख के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा करने के बजाय ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट है, आपको कॉपी करते करते एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, बस ध्यान से सुनना है और आपको इस चीज़ को याद भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो करीब करीब काम हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।